પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે આકાશવાણીના મન કી બાત કાર્યક્રમના માધ્યમથી દેશ વિદેશના લોકો સાથે સંવાદ કર્યો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ 98મા એપિસોડમાં લોકો સાથે જોડાવાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. પ્રસ્તુત છે એક અહેવાલ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે આકાશવાણીના મન કી બાત કાર્યક્રમના માધ્યમથી દેશવાસીઓ સાથે સંવાદ કરતા અગાઉ કહેલી ભારતની પરંપરાગત રમતના પ્રમોશનની વાતને યાદ કરાવી હતી અને જણાવ્યું હતું કે હવે વિદેશમાં પણ ભારતીય રમકડાની માંગ વધી રહી છે. आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है. मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी. तुरंत उस समय देश में एक लहर सी उठ गई भारतीय खेलों के जुड़ने की, इनमें रमने की, इन्हें सीखने की. मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया. अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાત કાર્યક્રમમાં ડિજિટલ ઇન્ડિયાની શક્તિ અંગે વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ડિજિટલ ઇન્ડિયાની શક્તિને દરેક ઘર સુધી પહોંચાડવામાં અલગ અલગ એપ્સ મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. આ પૈકી પ્રધાનમંત્રીએ ઈ સંજીવની એપ અંગેનો મન કી બાત કાર્યક્રમમાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો. मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है. डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग एप्स की बड़ी भूमिका होती है. ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी. इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं. इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है. आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इस उपलब्धि के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है. हमने देखा है कि कोरोना के काल में ई संजीवनी ऐप, इसके जरिए टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાત કાર્યક્રમ દરમિયાન સ્વચ્છ ભારત અભિયાન વિશે પણ વાત કરી હતી. તેઓએ હરિયાણા અને ઓડિશા રાજ્યના ઉદાહરણ આપ્યા હતા. હરિયાણામાં યુવાનો દ્વારા સ્વચ્છતાનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું તો ઓડિશામાં વેસ્ટ ટુ વેલ્થ અંગેની વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागीदारी के मायने ही बदल दिए हैं. देश में कहीं पर भी कुछ स्वच्छता से जुड़ा हुआ होता है तो लोग इसकी जानकारी मुझ तक जरूर पहुंचाते हैं. ऐसे ही मेरा ध्यान गया है हरियाणा के युवाओं के एक स्वच्छता अभियान पर. हरियाणा में गांव है दुल्हेड़ी. यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है. उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया. इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं. शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं. ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं. साथियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है.
ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, अमदावाद।